नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान करंट फॉर यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले चर्चा कर लेंगे वीडियो में कि तमाम अच्छी खबरों के बावजूद भी बाजार के अंदर ऊपर रुकावट क्यों नहीं आई, बाजार ऊपर से फिसल क्यों गया। तो उसको जब आप खोजने जाओगे तो निकलेगी एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेशक हाल ही बिकवाली कर देते हैं। बाजार हल्का सा ऊपर आया नहीं कि उन्होंने पहले माल चेपा। आज जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनमें आपको तेजी दिख रही होगी, लेकिन ऑल ओवर इंडेक्स वाइज तेजी नहीं है। आज भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4346 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं अगर डीआईआई की बात करेंगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो 3935 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है। लेकिन नेट नेट एफआईआई की बिकवाली जो है वो दबाव बना रही है। और उससे भी ज़्यादा जो दबाव की बात है वो है डॉलर इंडेक्स की मजबूती। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, जिससे मेटल वाले जो शेयर हैं उन पर दबाव आ रहा है। सोना चांदी में बढ़त का कारण है कि रुपये में तेजी और ग्लोबल जो अनिश्चितताओं का माहौल है वो। अगर बात करेंगे आज चांदी की, तो चांदी ने आज फिर से चांद पर पहुंच गई, 2,92,000 का हाई बनाया। सोने में हल्की सी गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन 1112 रुपये की कोई गिरावट नहीं है। ये जीना भी कोई जीना के लल्लू 1,1100 गिर जाती है और 2,500 चढ़ जाता है। तो मतलब अब सुपने में ही सोचना पड़ेगा कि सोना चांदी जैसी चीज़ खरीदनी है ना। तो आम आदमी के बस की बात तो नहीं रही सोना और चांदी खरीदनी। 3 लाख की चांदी अब से 4 साल पहले 30-32 हज़ार रुपये किलो बिकती थी, अब 3 लाख पर पहुंच गई है। कारण तो मैं रोज ही बता रखा हूँ आपको कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, फिजिकल रेट कुछ और है और जो है पेपर रेट कुछ और है। और पूरी ग्लोबल जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं उनके कारण चांदी में बड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है। एक मेरे मित्र का क्वेश्चन आ रहा था, वो पूछ रहा था आर्बिट्राइज क्या होता है। दरअसल आर्बिट्राइज कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो, मान लो एनएससी पे कोई स्टॉक का रेट चल रहा है, मान लो 2,000 का शेयर है वो, और एनएससी पे उसका रेट 2,000 चल रहा है और बीएससी पे उसका रेट 2,050 चल रहा है। ठीक है, तो उसको सेम अगर आर्बिट्राइज क्या कहलाता है, अगर मैंने एनएससी पे वो शेयर बाय कर लिया और बीएससी पे वो शेयर सेल कर दिया, तो क्योंकि ये जो एनएससी और बीएससी है ना, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म है। मतलब शेयर को खरीदने बेचने का जो प्लेटफॉर्म है वो एनएससी और बीएससी है। कई बार ऐसा होता है कि एनएससी पर रेट कुछ और होता है, बीएससी पर रेट कुछ और होता है। तो क्या करते हैं जो बड़े बल्क में शेयर उठाने वाले लोग हैं ना, मान लो 5 रुपये का फ़र्क है, समझ लो, ज़्यादा अंतर नहीं, 5 रुपये का पकड़ लो। कोई शेयर 100 रुपये का चल रहा है, इधर 105 का चल रहा है इधर, तो मान लो 1 लाख शेयर इधर बेच दिए, इधर खरीद लिए, तो 5 लाख रुपये का शुद्ध प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 5 रुपये प्रति शेयर का। लेकिन जनरली वो उतना अंतर होता नहीं है, लेकिन कई बार इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, बाजार के अंदर तेजी लौटी, क्या कारण है, ग्लोबल संकेत क्या नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लो, देखो जो ट्रंप है ना, ट्रंप दो तरफ बैटिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं। कैसा खेल रहे हैं, एक तरफ तो वो देश के राष्ट्रपति होने के नाते टेबल टॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने बिजनेसमैन भी हैं। हाँ जी, अब तुमने एक वो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूँगा। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी जैसी एक करेंसी लॉन्च की थी। मालूम है वो क्या था? वो कुछ नहीं था। दरअसल अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की एक बिटकॉइन जैसा क्रिप्टो लॉन्च कर रखा है। उसकी 18,000 करोड़ की नेटवर्थ है। हाँ जी, और इनकी एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके। उसकी अगर नेटवर्थ निकालने जाओगे तो उसकी खुद की नेटवर्थ लगभग 11,000 डॉलर के आसपास है। और उसमें 60% जो हिस्सा है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का है। अब ये प्रोफेशनल भी है, मतलब देश का व्यापार भी कर रहे हैं और ये पर्सनल व्यापार भी कर रहे हैं। तो इनकी दुबई में जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, दुबई में बात होती है कि तुम एक काम करो, देखो जो तुम्हारे भाई थे वो तो अभी लंदन में सेट हैं, और जाहिर सी बात है सेट तुम्हें भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो आता है लूट नहीं आता है। तो बोले एक काम करो, हम तुम्हारा एक फेक कंपनी बनाकर पूरा सिस्टम जमा देते हैं, तुम अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज बनाओ पाकिस्तान में। बोले हाँ, ये तो बात सही कह रहे। अच्छा, भारत में आप सोच रहे होंगे कि भारत में से लीगल क्यों नहीं करार दे दिया गया, क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल क्यों नहीं है, अभी तक चल रही है। पर बाकी एक्चुअल में क्या है ना, इसका कोई एक्सचेंज नहीं है, मतलब इसके पीछे कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पर सरकार अपना कंट्रोल कर सके। और सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें अपना कंट्रोल ना रखे। मतलब सरकार तो चाहती है कि कोई भी काम अगर हो तो उसका कंट्रोल रहना चाहिए। क्रिप्टो में तो यही पता नहीं कि पैसा किसने डाला किसने निकाला, तो कोड के माध्यम से काम होता है पूरा। तो सरकार क्रिप्टो को अभी तक तो यहाँ पर मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में सारे जो 2 नंबर के काम है, खट्टे मीठे काम है, वो सब 2 नंबर वाले रास्ते से होते, क्रिप्टो वाले रास्ते से होते। और इन क्रिप्टो वाले रास्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने समझा दिया कि तुम मेरे क्रिप्टो में निवेश करो
तो तुम्हें मैं ही बचा सकता हूँ भारत से, अन्यथा कोई नहीं बचा सकता, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर बड़े लेवल पर करता है वो कांड कर देगा। तो इन्हें गोपचे में ले लिया और ये आ गए, क्योंकि कोई भी देश है ऐसे ही देश को लेता है अपने गोपचे में जिस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप में अस्थिर हो। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने आप में अस्थिर है, पाकिस्तान की अपनी खुद की वो नहीं है। अगर बात करें भारत की, भारत जो देश के लेवल पर बात होती है, देशों के लेवल पर जो टेबल टॉक होती है, भारत उस लेवल की बात करता है। और जैसे समझ लो, मान लो मैं किसी बेल्ट की नौकरी में हूँ, है ना, और कोई ठेकेदार ने नीचे से लिफाफा पहुँचा दिया तो वो बाईपास हो जाता है। लेकिन सरकार, भारत सरकार क्या है कि जो भ्रष्टाचार है ना उसे सरकार टू सरकार नहीं रखना चाहती। बोले नहीं ठीक है, हम जो लीगल तरीका है उसी से बात करेंगे। पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस वो दोनों इन्हें समझाने में डोनाल्ड ट्रंप को कामयाब हो गए, और इन पर 15% का टैरिफ है, हम झेल ही नहीं है जो झेल रहे हैं, वो आपको पता ही है। तो क्या हुआ, इनके यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज बनी, उस क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो बिटकॉइन माइनिंग करने का जो काम था, जो अमेरिका की कंपनी ने इनकी कंपनी को दिया था, किसकी, अभी जो शहबाज शरीफ है, इनका जो बेटे हैं जो कि दुबई में बैठते हैं, उनकी कंपनी को दिया। उनकी कंपनी ने इनको माइनिंग करने में उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का टेंडर दिया, तो इनके लड़के का भी काम सेट हो गया, उधर ट्रंप का भी काम सेट हो गया, इधर इनका भी काम सेट हो गया। और जो इनके यहाँ जो ज़्यादातर फंड है ना, उस फंड में जो ज़्यादातर रोल रहता है ना वो सेना का भी रहता है, ठीक है। तो सेना का भी हो गया, सेना का भी प्रमोशन उनने करवा दिया, ट्रंप ने बोले एक काम करो ऐसा, अब फील्ड मार्शल बना दो आसिफ मुनीर को, और बोले तुम्हें भी तो बाद में सेट ही हो ना, तो एक काम करना तुम इसे कन्वर्ट कर लेना कैश में, अपना कहीं भी प्रॉपर्टी लेना, सेट कर देना। तो पाकिस्तान में तो जो आता है वो लूटने के लिए आता है, आप तो जानते हो वैसा नॉर्मल है। और नितिन याहू और डोनाल्ड ट्रंप के भी झगड़े हो रहे हैं, ये क्या हो गया, हाँ नितिन याहू और डोनाल्ड ट्रंप के झगड़े हो रहे हैं। दरअसल क्या है, जो ईरान है, ईरान चाह रहा है टेबल टॉक करना, ईरान चाह रहा है बात करना ट्रंप से। वो बोल रहा है हम आपके बिटकॉइन में निवेश कर लेंगे, बात कर लो। अभी 2-3 दिन से ट्रंप ने बयान बदल दिया कि नहीं, हमारी ऐसा लग रहा है कि ईरान में लोग जो मर रहे थे उनकी तादाद अब कम हो रही है। तो हालांकि उन्होंने इनकार नहीं करा कि मैं हमले नहीं करूँगा, लेकिन अभी उसका जो दिमाग है ना वो शायद ग्रीनलैंड की तरफ भटक रहा है। कह रहा यार नहीं ठीक है देखते हैं। और इधर क्या बोल दिया उसे कि यार अब हमले नहीं हो रहे, तो अभी ऐसा कोई कल आज देखो 4% क्रूड ऑयल में गिरावट आई। गिरावट आने के पीछे जो वजह है ना वो डोनाल्ड ट्रंप है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक ये तो बंद हो गया यार, ये बंद हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समस्या है, वो कब क्या बोल दें कोई तय नहीं है। अभी ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान, मतलब बयान दिया है या तो प्लान दिया है समझ लो। अभी उनका पहले तो एक झगड़ा हो गया किस्सा नेतन्याहू से इजराइल में। उन्होंने बोल दिया कि मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं दुनिया में देखो ये क्या है ना, अमेरिका के जो जितने भी वे रहे ना, इनके पास में एक कमी है। कमी ये है कि जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे ना, हर प्रेसिडेंट के कार्यकाल में झगड़े होते हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि इनके नाम पे वो जो कलंक लगा हुआ है ना कि जो भी प्रेसिडेंट आता है उसी के राज्य में कुछ ना कुछ करते हैं, तो ट्रंप चाहता है कि यार मेरे राज्य में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ट्रंप को लगता है कि वो पूरी दुनिया का मसीहा है, उसने अपने काल में कोई युद्ध नहीं करवाया, लेकिन हो युद्ध ज़्यादातर उसी के काल में रहे। वो अपने आप में सुर्खियों का मतलब हेडलाइन बना रहता है, वो कब क्या बोल दे। अब जो नेतन्याहू है उनसे लड़ बैठे। नेतन्याहू बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से सत्ता को, जो खामने की सत्ता है, इसे उखाड़ फेंकना पड़ेगा। तब जो सुन लो पहले तो उसका प्लान सुनो, किनका, नेतन्याहू का। नेतन्याहू और ट्रंप का दोनों का एक प्लान है। प्लान हालांकि ये मतलब सीक्रेट के माध्यम से आया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 30,000 सैनिक ईरान में भेजे जाएंगे। हाँ जी, जो 1400 साल पुराना खोबा है ना, उसको नया रूप देने जा रहे हैं ये ट्रंप महोदय। ट्रंप ने सिया और सुन्नी के जो झगड़े हैं ना, सिया और सुन्नी मतलब जो पहले से जिस झगड़े में ये दोनों देश भिड़ते आए हैं, मतलब अमेरिका को इस चीज़ का पता या तो आज चला या तो उनने कर दिया खोबा। 30,000 सैनिक ईरान के मतलब युद्ध के लिए प्लान बना के रख रखा है। ये प्लान बी है। प्लान ए जो है ना वो मैं आऊँगा उस पर क्यों झगड़ रहे हैं, लेकिन प्लान बी ये है कि भाई पाकिस्तान के 30,000 सैनिक भेजे जाएँ कहाँ, ईरान में लड़ने के लिए, मतलब थल सेना के रूप में। और जो नेवल है, नेवल बंद और हवा से उसकी जो संरक्षा करेगा वो अमेरिका करेगा। मरने के लिए तुम जाओ, नेवल पे कोई डायरेक्ट नहीं आएगा। और क्योंकि नेवल पोर्ट है, लगा देंगे युद्ध पोत, हाँ भाई खड़े हैं, आ रहे हैं, तो कोई आएगा तो मारेंगे। अच्छा ठीक है, ऊपर से फाइटर जेट घुमा दिए। और जो गोली तो वो खाएगा ना जो सामने आएगा। सामने कौन जा रहे हैं, पाकिस्तान के 30,000 सैनिक, निपटा देना इनका। ये पहले ही खाए गुन्नी करे बैठे हैं, क्यों, ये सियात देश है,
एक सुन्नी देश है। अगर बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान शिया देश है, और जो ईरान है, ईरान सुन्नी देश है। और शिया सुन्नी का 1400 साल पुराना झगड़ा है। तो अब ये दोनों आपस में मुसलमान बढ़िया तरीके से लड़ेंगे, और ये अंग्रेज जो है वो मजे लेंगे पीछे खड़े होके। प्लान बी है। प्लान ए क्या है कि यार बैठ के बात कर लो। हो सकता है ईरान को $400 बिलियन चीन से आए हैं, वो ट्रंप को बोल दे कि यार हम दे रहे हैं ना, तुम्हें क्यों चिंता कर रहे हो, तुम क्या दे रहे हो। मैं बोलूँ पाकिस्तान ने भी तो निवेश करा है तुम्हारे क्रिप्टो में, हम भी निवेश कर देते हैं। हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं, हम भी निवेश कर देते हैं, और ठीक है बात को सेटल करो। हम कोई परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएंगे, परमाणु मिसाइल नहीं बनाएंगे, और आप एक काम करो, अपना परमाणु बम बना रहे, और आपकी जो मतलब न्यूक्लियर रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं जो पहले आ रहे थे जांच करने, वे भी आन दो, हो सकता है मामला सुधर जाए। ऐसा ईरान की तरफ से डील गई होगी। ईरान तो ये भी बोल रहा है कि अब की बार निशाना नहीं चूकेगा। तो ये खोवा भी है, एक तरह से खोवा इसलिए है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो ईरान की तरफ से बयान आया है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। और पिछली बार जब अपना चुनाव प्रसार कर रहे थे ना ट्रंप, तो इनको गोली मारने की कोशिश की गई थी, कान को छू कर निकल गई थी, तो नहीं तो मर ही गए थे वो। हो सकता है कोई मतलब एक फेक अटेम्प्ट करवा ले डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर, और फिर उसके ऊपर इन्हें अटैक करने के लिए, ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए अमेरिका को वो भी मिल जाएगा कि भाई तुमने कहा था कि हम गोली मरवाएंगे। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश राष्ट्रपति मतलब ट्रंप के ऊपर आपने गोली लगवाई और गोली मारने की कोशिश की गई, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है जो इंटरनेशनल राजनीति है ना, उसमें जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इस अभी जो भारत की और यूरोपियन यूनियन की जो डील है वो 26 जनवरी तक हो जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी में जो यूरोपियन यूनियन के गेस्ट हैं वो भारत आने वाले हैं। तो ऐसी खबरें चल रही हैं कि भाई वो हो जाएगी। हालांकि एनएससी का जो आईपीओ है जो 2016 से टाला जा रहा है, वो अब हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि इस महीने उसको एनओसी जारी हो जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद में जो एनएससी है उसकी डीआरएचपी जो है वो सेबी में चली जाएगी। तो आने वाले हो सकता है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एनएससी का आईपीओ आ जाए, मतलब लिस्ट हो जाए पहली बार। उसके बाद वैल्यूएशन क्या रहेगी ये देखने के लिए एक और सरकार फंस गई है। कहाँ फंस गई है सरकार? एक खोबे में फंस गई है। सरकार ने जो इनको एजीआर है, एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू है ना, वोडाफोन, इसको दे करके अपने अपने गले में फंदा फांस लिया है। क्यों, क्या हो गया? हो ये गया है कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर को राहत दे दी। अब एयरटेल का 20,000 करोड़ का एजीआर है, वो कह रही है हमें भी दो। और जो टाटा डोकोमो है, पहले चलता था, टाटा डोकोमो ने भी कह दिया हमें भी दो। और टाटा टेली महाराष्ट्र सर्विस, उसने भी कह दिया कि हमें भी एजीआर में राहत दो। अब ये गोटी ना तो अंदर सटकते बन रही ना थूकते बन रही, करे तो करे क्या सरकार, क्योंकि दे दिया। और ऐसा तो कहीं नियम नहीं है भाई। अगर मैं भारत का नागरिक हूँ और आप भी भारत का नागरिक हो, तो दोनों के फंडामेंटल राइट बराबर हैं, है क्या? नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप और मैं दोनों हैं भारत के नागरिक, लेकिन मेरे फंडामेंटल राइट ज़्यादा बनते हैं। हो सकता है मुझे कुछ कैटेगरी वाइज अन्य मतलब कुछ आरक्षण प्राप्त हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई मार देगा तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, मेरे को मार देगा तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं है। तो नियम ये है कि सरकार फंस गई है, वोडाफोन आइडिया में एजीआर में राहत देगा। अब या तो उसे इधर भी देनी पड़ेगी और या तो इधर भी देनी पड़ेगी। एक तरफ सरकार एजीआर पे फंस गई है, दूसरी बात अब सरकार का एक गोटी ये बनी है कि कैसे भी करके एक डील तो हो जाए, भले ही छोटी हो जाए लेकिन एक डील तो हो जाए, यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए, चाहे तो अमेरिका के साथ हो जाए। अमेरिका के साथ में फिलहाल डील को लेकर बात बनती नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ जा रही है? उसके पीछे कारण ये है, केवल बातें हो रही हैं, ख्याली बुलाव हो रहे हैं। मेरा एक पुराना डायलॉग है कि शादी मौसी से नहीं करनी, शादी बसंती से करनी। बसंती और वीरुस तैयार होने चाहिए, मतलब ट्रंप और मोदी जी की बात होनी चाहिए, ओके होना चाहिए। ये जो मतलब हमारे यहाँ के वाणिज्य सचिव हैं, उनके यहाँ के मतलब जो भी गोर हैं, सर्जियो गोर हैं, ये तो केवल मौसी हैं, मौसी खुश हैं बस। बसंती को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, बसंती तो कब क्या कहते कुछ तय नहीं, तो इसलिए बसंती को खुश होना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है साथ, मित्र पूछ रहे थे एयूएम क्या होता है। साथियों, जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड में जो एयूएम होता है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा आपके अंडर में है, वो एयूएम कहलाता है। एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब आप कितना पैसा मैनेज कर रहे हो। आप एसेट का मतलब होता है वो पैसा, अंडर मतलब आपके अंतर में कितना है, एयूएम। इसीलिए किसी भी एएमसी का हम एयूएम देखते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूँगा ना मैं आपसे, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब मेरा एक कल म्यूचुअल फंड को लेकर एक वीडियो डाली है, उसे आप देख सकते हो।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग लगभग 55% जो है वो रेगुलर प्लान है और 45% जो है वो डायरेक्ट प्लान है। जनरली डायरेक्ट प्लान में आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है ना वो कम होता है, और जो रेगुलर होता है रेगुलर में एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। और जो रेगुलर प्लान होते हैं उन रेगुलर प्लानों को ही ज़्यादातर जो मतलब सब ब्रोकर होते हैं या ब्रोकर होते हैं वो प्रेफर करते हैं। कारण ये है कि रेगुलर प्लान जो होते हैं उनके अंदर जो एक्सपेंस रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है आपको एक RM मिलता है, रिसर्च अपने खुद के लिए एक अलग से आदमी अपॉइंट हो जाता है। जब आप डायरेक्ट में करते हो तो कब एंट्री करनी क्या एग्जिट करनी वो आपकी खुद की स्ट्रेटजी होती है। और जब आप मतलब किसी रेगुलर प्लान के साथ जाते हो या किसी ब्रोकर के साथ में आप जाते हो, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है, एंजल वन हो सकता है ना, शेर खान हो सकता है, तो वहाँ पे आपको एक RM मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है क्या होना क्या नहीं होना, ये सब चीज़ें मतलब एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी होता है, मतलब वो हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि बोल रहे मैं वित्तीय सलाहकार, पता ही नहीं स्टॉक कौन सा 18 का, पता नहीं क्या कर रहे पता नहीं। भाई फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम क्या है? फाइनेंशियली एडवाइज़र मतलब वो आपका जो गल्ला है ना, आपके गल्ले पर नज़र है उसकी। आपको मैं क्यों बोलता हूँ वित्तीय सलाहकार में फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूरी है? तुम अपना काम छोड़ो ना, दिमाग अपना दूसरी जगह लगाओ। अपना दिमाग अपने धंधे पे, अपने व्यापार पे, अपने बिजनेस पे लगाओ। जो जिसका काम है उसे करने दो। अगर तुम हर जगह चतुर्भुज बनोगे, मेरे पे बाल नहीं काटने आते तो मैं कैंची लेके बाल काटने बैठ जाऊँगा। अरे भैया ये ले 30 रुपये, 50 रुपये, ये बाल काट दे, बात खत्म। तो इसलिए अपना फोकस अपने व्यापार पे लगाओ, अपने बिजनेस पे लगाओ। जो जिसका काम है उसे करने दो। सीधी सी बात है, लोग बाग चतुर्भुज समझ लेते हैं फिर पूरा कैपिटल जीरो कर लेते हैं। नहीं करना है सर। फाइनेंशियली एडवाइजर जरूर रखें। मैं नहीं बोलता कि आप मेरे साथ हो, मत आओ, जिसके साथ भी काम करना उसके साथ करो, लेकिन वित्तीय सलाहकार बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है दुधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे। और उम्मीद मत करो, आप तो ये सोचो कि मुझे 1 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, साल भर में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 8% निकालना है बस। बैंक मुझे 7% देता है, मुझे 8% निकालना है। अगर 50,000 लगाए हैं तो 4,000 निकालना, बात खत्म। क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं, कहावत है कि अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर सफ़र में खुश रहना चाहते हो तो सामान कम रखो, और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अरमान कम रखो। आपकी सोच कम होगी, ठीक है, जो मिलेगा वो सही है। हाय मुझे तो कल कोई करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति कुछ नहीं बनना, वो कैपिटल और खोदोगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।